Dear friends, today we are going to discuss new unit electrochemistry. आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो इस यूनिट का वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? It is a branch of chemistry in which we deal about the chain of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उस विज्ञान की उस शाखा को, ब्रांच को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं इसके एक टॉपिक पे। तो ये है आपका सेल। ये पूरी यूनिट का हीरो है, हीरो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस आपको एग्जाम में लिखना नहीं है कि ये हीरो है, बाकी वो हीरो है। क्यों? बिकॉज सेल इज अ डिवाइस which converts electrical into chemical and chemical into electrical। एक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऐसी डिवाइस को, ऐसी युक्ति को सेल कहते हैं। इसीलिए क्योंकि ये सेल पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर पाता है, इसीलिए इसे हीरो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अगर उसे हीरो कह रहे तो गलत बात नहीं है। आई थिंक बात करते हैं तीसरी टाइप्स ऑफ सेल्स की। तो सेल दो टाइप के होते हैं। एक सेल होते हैं आपके पास गैल्वेनिक सेल और एक होते हैं आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक, वैद्युत अपघटनी सेल या वैद्युत अपघट्य सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रो से याद रख सकते हो कि ये वाले सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, तो ये वाले केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सेल एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। वो दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल और केमिकल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहीं से इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दो ब्रांच स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड करके। फर्स्ट ये इसको बताते हैं, सेकंड वाला इसको बताते हैं। फिलहाल जब तक मैं कहूँ ना, जब तक आपको सेकंड पार्ट पे बात ना करूँ, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ गैल्वेनिक सेल पर। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में हम बात करते हैं। इस पे एक सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, उस पर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने कोई किसी मेटल की रॉड ली और किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जैसे सपोज Zn की रॉड ली और हमने इसे ZnSO4 के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करा, तो ZnSO4 सॉल्यूशन में Zn+2 और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में रहता है। तो जब आप किसी मेटल को ऐसे सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो इन दोनों प्लेट, ये रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिस पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हो। When a rod is placed in its salt solution, when a metallic rod keeps into its salt solution, then a potential develops between them. This potential is called electrode potential। अगर यही कंडीशन आपकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और आपके पास 1 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखी जाती है, मतलब आप यही काम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में देखते हो, then that electrode potential is known as standard electrode potential, SEP। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E0। इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं एंड उसे E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द होल डब्बा एंड द होल सिस्टम, ये जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम को कहते हैं आपका हाफ सेल। इस सिस्टम को कहते हैं हाफ सेल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, बहुत समराइजिंगली मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझते रहना। फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं हाफ सेल्स की। ये पूरा डब्बा जो है हाफ सेल है, तो इस पे हम बात करते हैं हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल निरूपण या हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हाफ सेल अभी आपने देखा कि आपने बनाया कि आपने एक मेटल लिया था, कोई भी मेटल ले सकते हो। फिलहाल आपने Zn लिया और ZnSO4 का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। तो मेटल लिया, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, जो कि ये सॉल्यूशन में Zn+2 और SO4 2 नेगेटिव में रहने वाला है। तो इसमें आप डिपेंड करता है कि ये रॉड एनोड है या कैथोड है। तो अगर ये रॉड एनोड की तरह बिहेव करती है, तो आप मेटल्स को आगे और मेटल के आयंस को पीछे लिखते हैं, मतलब Zn आगे और Zn+2 पीछे लिखेंगे। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, इतना बड़ा डब्बा या डायग्राम ना बना होकर के ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये हाफ सेल है।
और मेटल आगे और आयन पीछे है, तो ये रॉड जो है वो एनोड की तरह बिहेव कर रही है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं Zn/ZnSO4। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इससे क्लियरली समझ आता है कि Zn को ZnSO4 के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके बनाया है। तो इतना बड़ा डायग्राम ना बना करके ऐसा लिखा है तो इसका मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन है, बट जनरली इसे ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता, पर आप लिख सकते हैं ऐसे भी। अगर ये रॉड कैथोड की तरह बिहेव करती है तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आयंस को आगे लिखते हैं और मेटल्स को पीछे लिखते हैं। तो ये कैथोड के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, आयंस आगे और मेटल्स पीछे। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे, हाफ सेल रिएक्शंस पे। हाफ सेल की रिएक्शंस कैसे देखते हैं। हाफ सेल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं करना, देखो आपको सबसे पहले एक वर्ड याद रखना है इलेक्ट्रोगैल्वेनिक सेल के लिए, लोन वर्ड, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज। अभी तो आपको लेफ्ट राइट का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, बट एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा और वहां पर रिडक्शन हो रहा होगा। तो अभी आपको पता है कि एट एनोड पर अगर मैं रिएक्शन देखूं तो रिएक्शन कैसे दिखते हैं। अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, और अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो आपको Zn से Zn+2 बनाना है, Zn से Zn+2 बनाना है। तो Zn से Zn+2 तब बना होगा जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए होंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और जो रिएक्शन हो रही है वो एनोड पर हो रही है। हाफ सेल रिएक्शंस की हमने बात करी, तो एट कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, आयंस आगे और मेटल पीछे। Zn+2 से Zn बनाना है, तो Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो आपका Zn बन गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। तो Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो आपको पता है 2 पॉजिटिव में 2 नेगेटिव कनेक्ट हुए तो आपके पास वो न्यूट्रल बन जाएगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन होता है, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो आपको इतना पॉइंट समझना पड़ेगा। मैंने अभी तक जो भी बात करी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल को केमिकल, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। दूसरा मैंने बात करी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल की रॉड को जब उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो एक पोटेंशियल डेवलप होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे होता है तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, डिनोटेड बाय E0। आफ्टर दैट मैंने बात करी द होल सिस्टम इज कॉल्ड हाफ सेल। हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करी और हाफ सेल रिएक्शंस की बात करी, तो ये सब मैंने बात करी है। और एक बोला था सेल 2 टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी हम जो भी बात करेंगे वो गैल्वेनिक सेल के लिए बात कर रहे हैं। अभी मैंने इतना पॉइंट क्लियर किया, अब हाफ सेल्स के बाद हम बात करते हैं कंप्लीट सेल पर। अब बात करते हैं कंप्लीट गैल्वेनिक सेल की। 7th टॉपिक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। तो सिंपली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जब आप 2 हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड्स को, या आपके 2 हाफ सेल्स हो गए, आपको पता है 2 डब्बों को हाफ सेल कह रहे थे, जब 2 हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड को एक वायर से और उनके सॉल्ट सॉल्यूशन को एक ब्रिज से, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, लवण सेतु, कनेक्ट किया जाता है, द होल सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट सेल। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट वाले को एनोड बोला था और राइट वाला कैथोड होगा। एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहाँ पे मैंने Zn मेटल लिया, ZnSO4 का सॉल्यूशन, यहाँ पे कॉपर मेटल लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले दिया। होप ये आपको समझ आएगा। और ये गैल्वेनोमीटर है जिससे हम करंट के फ्लो की मेजरमेंट कर सकें, कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे गॉर्डन की प्लग लगी रहती है ताकि यहाँ पर आयंस जो कॉपर +2 और SO4 में है वो आयंस मूव ना कर पाए, केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर पाए। तो अगर मैं ये पूरा कंप्लीट सेल है, 2 हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड को एक वायर से और उनके सॉल्ट सॉल्यूशन को जब आप एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं तो जो सिस्टम बनता है उसे कंप्लीट सेल कहते हैं। अब बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखो ये लेफ्ट है तो एनोड है, ये कैथोड है, तो मेटल आगे, मेटल के आयंस पीछे, आयंस आगे, मेटल्स पीछे, और दोनों हाफ सेल्स को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया तो ये आपका कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। बात करते हैं सेल रिएक्शन की। एट एनोड पर रिएक्शन की बात करें तो Zn से Zn+2 बनाना है, तो बना देंगे Zn से Zn+2, तो तब बनेगा जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बात करते हैं कैथोड पर, एट कैथोड
तो कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, अभी जाकर के कॉपर बना है, तो ये रिडक्शन हो गया। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो Zn + Cu + 2 गिव्स Zn + 2 + Cu। Zn से Zn + 2 बना है, Cu + 2 से ये, तो आप देख रहे होंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2, 2 से 0, तो एक जगह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है तो ऐसे रिएक्शंस को रेडॉक्स कहते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन जिसमें साथ साथ होता है उन्हें रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई। तो सेल रिप्रेजेंटेशन और रिएक्शंस ऐसे देखते हैं। बाकी आप जब दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड्स को वायर से और इन्हें कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से, तो इनमें कुछ भी नहीं था, तो एक पोटेंशियल था। जब मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो एक पोटेंशियल यहाँ है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ है। उसी की हेल्प से एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू या सॉल्ट ब्रिज के थ्रू वहां से एनोड से कैथोड पे जाते हैं, और उसी की अपोजिट डायरेक्शन में, जिस सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होती है। और जब हमेशा करंट फ्लो होगी तो आपने केमिकल रिएक्शन हो रही थी ये, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होने लगी कैथोड से एनोड की तरफ। याद रखोगे कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट आती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर से करंट फ्लो होने लग जाती है। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि इसका काम केमिकल को इलेक्ट्रिकल में है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, इससे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। और यहाँ पे एक नए टॉपिक पे एक और बात कर लेते, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करती है, इस अपोजिट फोर्स को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शंस के बारे में बात समझ आएगी, और हमें यहाँ पे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके लिए आपको एक नर्स्ट इक्वेशन पढ़नी होती है, नर्स्ट इक्वेशन ऑफ सेल इलेक्ट्रोड, नर्स्ट इक्वेशन ऑफ सेल इलेक्ट्रोड। तो मैं उसके डेरिवेशन भी बताने जा रहा हूँ। नर्स्ट इक्वेशन ऑफ सेल इलेक्ट्रोड। अभी आपने देखा कि जो सेल रिएक्शन हो रही थी पीछे वो कुछ इस तरीके की थी। मैं इसी तरीके से माना कि किसी सेल में सेल रिएक्शन ये हो रही है, लेट अ सेल रिएक्शन इज, माना कोई सेल है और उस सेल रिएक्शन में ये रिएक्शन हो रही है, ए बी बी सी सी डी डी, ये स्मॉल ए कोएफिशिएंट्स है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है 2n2 + 3s2, तो ये जो 2 और 3 होते हैं वही स्मॉल ए बी है, तो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। तो ये रिएक्शन हो रही है, तो इस सेल में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये क्लास 11 का भी पार्ट है, del G = del G0 + RT ln CD/AB, प्रोडक्ट साइड के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड के कंसंट्रेशन, और इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पावर में लिख देंगे। हमें पता है V नो, हम बोलेंगे, हम बहुत समझदार हैं और हम जानते हैं कि del G = होता है -NF। मैं अलग से नहीं लिखाना, आप डायरेक्ट लिख लेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन ये लिखेंगे, इसको फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन del G = -NFE होता है और del G0 = -NFE0 होता है प्लस RT, और ये सारा ln CD/AB सब ऐसे चलेगा। पहले ही टर्म माइनस में अच्छा नहीं लगता तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो NFE = NFE0 -RT और ln CD/ ये सब कुछ, इसको एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो NFE - NFE0 = -RT और ln ये सब कुछ, NF दोनों से कॉमन कर लेंगे तो बनेगा E - E0 = -RT, और NF नीचे लेके जाएंगे अपॉन NF ln CD/AB, और कोएफिशिएंट्स जो पावर में चल रहे थे वो ऐसे चल जाएंगे। बाकी हमें EMF कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, तो आपका E = हो जाएगा E0 - RT अपॉन NF ln CD/AB, स्मॉल CD/AB। ये जो कैपिटल E0 कैसे निकालते हैं वो अभी देखते हैं, RT/NF। ये एक्चुअली जो लॉग है वो नेचुरल लॉग है, लेकिन लॉग टेबल के अकॉर्डिंग हमें 10 बेस पे कन्वर्ट करना होता है, तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 2.303 और ये नेचुरल लॉग 10 बेस वाले लॉग पे कन्वर्ट हो जाएगा, CD/AB। और बात करें तो E = E0 -
2.303 आर गैस कांस्टेंट है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट होती है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन अप्लाई करते हैं। एफ कूलाम का फेराडे फोर्स है, तो इसको 96,500 इसकी वैल्यू होती है। सारी वैल्यूज लगाने के बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है 0.0591 अपॉन n log c d अपॉन a b और पावर ऑप्शंस वाले ऐसे हो जाएंगे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। This above equation is known as Nernst equation of cell electrode where capital E equal to EMF, standard electrode potential and इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी आपने इस रिएक्शन में देखा था तो दो इलेक्ट्रॉन लगे थे, वो n है। n सेम करना पड़ेगा। अगर किसी पहली रिएक्शन में एनोड पर अगर 2 और कैथोड वाली रिएक्शन में 3 थे तो हम मल्टीप्लाई करके दोनों को 6 बनाएंगे, सेम नंबर करेंगे, फिर n की वैल्यू वहां से देखते हैं, न्यूमेरिकल में देखेंगे। बाकी ये कंसंट्रेशन ऑफ C D A B है। तो ये इसी इक्वेशन को नस्ट इक्वेशन कहते हैं और इसके बेसिस पर आप ये कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला ई नॉट ऑफ कैथोड, ये दिया होता है क्वेश्चन में, नहीं दिया होता तो उसके लिए याद रखना होता है। बाकी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझनी होती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर कैथोड के ई नॉट में से एनोड के ई नॉट को माइनस कर लेते हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट हो जाता है यहाँ से। और इसमें एक कंडीशन और मैं आपको बता दूं एट इक्विलिब्रियम पर, तो एट इक्विलिब्रियम पर अगर आपको याद हो तो del G इज इक्वल टू 0 होता है, तो del G 0 होता है तो NFE इक्वल टू 0 होगा। n 0 हो नहीं सकता, F 96,500 होता है, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो ये तभी पॉसिबल है जब E 0 होगा। तो यहाँ पर हम E को 0 पुट कर लेंगे, जब ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस वाला टर्म सब इधर आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो इसको ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कहते थे। तो आपके पास ये फॉर्मूला कुछ E नॉट इज इक्वल टू, ये सब उधर ट्रांसफर होगा 0.0591 अपॉन n और log Kc, ये बन जाता है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम में ईएमएफ निकालने के लिए बोले तो वो तो 0 ही आता है, और ई नॉट कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से आता है। कई बार वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेगा तो इसको आप इधर उधर ट्रांसफर करके एंटी लॉग के थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पे मैंने बात करी है। आपको अभी तक इस यूनिट में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझा चुका हूँ, सेल बता चुका हूँ, दो टाइप बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बात कर चुका हूँ, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल रिएक्शंस, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट सेल रिएक्शंस और नेक्स्ट इक्वेशन। ये पूरी यूनिट का आधा पार्ट मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ, और इसमें बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना समझना होता है, उस पर हम बात करेंगे। तब तक फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट।